चले स्टार्ट करते हैं। कल हमने नागार्जुन की कविता पढ़ ली थी, कौन सी, कल और आज ये कविता छोटी सी कविता है और थोड़ा अपन ये करेंगे कि इस कविता को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। देखिए हिंदी की एक अपनी शैली होती है कि इसके आंसर देखने के लिए भी, यदि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी आपको गाइड का सहारा लेना पड़े तो लानत है हमारी, मेरी मातृभाषा पे, हमारी अपनी भाषा है। हिंदी का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को शब्दों का रूप देना आप सीख जाओ। इसलिए हिंदी को याद करने की जरूरत नहीं, यदि चीजें समझ में आ जाती है तो इसको अपनी खुद की लैंग्वेज में, यही वजह है कि आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज कभी विकसित नहीं कर पाते हो। कारण सिर्फ इतना ही कारण होता है कि हम लोग कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए आज ये पढ़ लेते हैं अपन ये कविता। यहाँ पर देखिए उषा की लाली। उषा का मतलब प्रातःकाल, सुबह का दृश्य, जब सूर्य बस निकलने वाला होता है, निकला नहीं होता है और धीरे धीरे ऊपर आने वाला होता है। देखिए ये सब चीजें जिन कवियों ने ये लिखा है उन्होंने वाकई वो महसूस किया है और आपके लिए मात्र शब्द बन जाते हैं क्योंकि आप संवेदनाओं को पकड़ नहीं पाते हैं। हो सकता है किसी चीज को देखकर मेरी नजर कुछ अलग कहती है और आपके लिए वो मामूली चीज है और आप बिना देखे ही गुजर जाए। ये फर्क होता है। देखिए चीजें आंखों से नहीं दिखती है, चीजें संवेदनाओं से दिखती है। आपकी एक आंखें और होती है मन की आंखें। यदि वो मन की आंखें आपके पास थी तो आपके लिए ये जो दो ये डोले हैं, दो बड़ी बड़े जो आंखें हैं, ये आंखें आपके किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो फिर दुनिया में हर कोई कवि बन जाता। किसी गुलाब के फूल के ऊपर सुबह के समय में सर्दियों के दिनों में जो ओस जमी होती है उसको देखकर तुम्हारे लिए तो फूल है, फटाक से तोड़ देते हो। और मुझ जैसा व्यक्ति उस फूल को कितनी देर तक देखता रहेगा, उसके ऊपर दुनिया भर की कविताएं लिख देगा, फिर भी कविताएं खत्म नहीं होती है। मतलब ये है कि देखा तो तुमने भी फूल ही था, देखा तो मैंने भी वही, पर मुझमें और तुम में फर्क जो पड़ा वो किसका पड़ा, संवेदनाओं का, फीलिंग्स का। मैंने उस चीज को महसूस किया। क्लियर। यहाँ पर जो सुबह का जो दृश्य, प्रातःकालीन जो दृश्य यहाँ पर जो कवि आपको बता रहा है उसके बारे में थोड़ा देखिए क्या कह रहा है। छोटी सी कविता है और इस छोटी सी कविताओं में भी अक्सर भावार्थ पूछ लेता है वो, सप्रसंग संदर्भ से व्याख्या। ये उसी को आ सकता है जिसने इसको ढंग से पढ़ा हो। उषा की लाली। लाली का मतलब जिस समय सूर्योदय होता है उस समय उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का, सिंदूरी रंग का। और चाहे मौसम कोई भी हो पर सूर्योदय हमेशा खूबसूरत ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे मेन वजह यही है कि ताकि आप उस सूर्योदय का आनंद ले सको, उसे महसूस कर सको, आप उसे देख सको कि वाकई प्रकृति अपने आप में कितनी सौंदर्य से भरी हुई है। और वो अलग बात है कि हम खुली आंखों से देखते हुए गुजर जाते, कभी इसके बारे में हम सोच नहीं पाते। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। यहाँ पर देखिए दो तीन शब्द है। निखर, निखरने का मतलब निखरना, पहले से जो सौंदर्य में और वृद्धि होना। हिमगिरी के कनक शिखर। हिमगिरी का मतलब एक तो हिमालय से भी है, हिमगिरी का मतलब दूसरा अर्थ होता है बर्फ से ढके हुए पहाड़। उन्हें क्या कह सकते हैं, हिमगिरी, क्योंकि हिम का मतलब बर्फ और गिरी का मतलब पहाड़। हिमगिरी के कनक शिखर। कनक का मतलब सोना और शिखर का मतलब चोटिया, पर्वत की जो पिक होती है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है, तो कनक शिखर। अर्थात कि कवि यहाँ पर कह रहा है उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। अर्थात कि सूर्योदय बस उदय होने वाला है और उस उदय होते हुए सूर्य की सिंदूरी रंग की रोशनी में, उस लाल रंग की रोशनी में, उसकी लालिमा में ऐसे लगता है मानो कि हिमगिरी के जो शिखर है वो स्वर्णमयी होकर सोने की तरह अपनी आभा बिखेर रहे हैं। आपको मैं इस वीडियो के पहले, इस वीडियो के साथ में आपको जो कुछ एक और संक्षिप्त 2 मिनट का वीडियो और ऐड करूंगा। उसमें आप देखोगे कि सुबह का दृश्य होता है पर्टिकुलर चीजों को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि आपने एवरेस्ट पहाड़ों या कैलाश पर्वत है, उनमें से किसी एक को मैं उठाऊंगा कि जब सूर्य उदय होता है तो उस कैलाश पर्वत की आभा किस प्रकार से बदल जाती है। जो ये आप इसमें देख रहे हो
उसको इस वीडियो में आप देख लोगे। मैं अलग अलग उसके फोटो लेके उसे मिक्स करके वीडियो बना के भेजूंगा ताकि रियल मायने में आप सूर्योदय को समझ सको। उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, भले आप यहाँ पर अभी बैठे हो, क्योंकि देख रहा है तो उसमें यूट्यूब पे जाओगे आप। तो उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के करक शिखर, अर्थात कि सूर्य की रोशनी जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा युक्त रोशनी में जो हिमगिरी के जो शिखर है, जो हिमालय के जो पर्वतों के बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ है, उनके जो शिखर है स्वर्ण सोने की तरह निखर से चुके हैं और पहले से ज्यादा वो सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ से देखो, अभी से गए निखर, ये देखो लाइन को लिखा, ये इसे कहते हैं शिल्प सौंदर्य। जैसे इस लाइन को देख के ये पता चलता है कि कवि मतलब कि इन लाइनों के माध्यम से कह रहा है कि निखरने के लिए मानो वो पर्वत पहले से ही जैसे तैयार हो। सिर्फ शब्दों को उसने क्या किया, इधर से इधर किया है। आगे बढ़ा शिशु रवि, देखिए शिशु का मतलब छोटा सा बच्चा, रवि का मतलब सूर्य, अर्थात कि सूर्य का छोटा बच्चा है। इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये? मानवीकरण। कल भी मैंने कहा था, किसी निर्जीव चीज में यदि हम किसी सजीव का एहसास करते हैं या कवि अपनी उपमा के माध्यम से उसका एहसास करवाता है तो वहां पर कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ये आपको यदि संदर्भ सहित व्याख्या पूछे तो उसके अंदर आपको क्या करना है, लिखना भी है। आगे बढ़ा शिशु रवि, और जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो एक जगह तो टिका रहेगा नहीं, और इसने सूर्य को बच्चा कहा है क्योंकि जब सूर्योदय होता है उस समय देखा उसकी किरणें बहुत ही कम होती है, लाल होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जो पैदाइशी बच्चा होता है, उसका जो चेहरा गुलाबी होता है नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इसने रवि को मतलब सूर्य को एक बच्चा कहाँ पर कहा है। आगे बढ़ा शिशु रवि, अर्थात कि बच्चे के रूप में वो सूर्य आगे बढ़ता है, बदली छवि, और उसके आगे बढ़ने से प्रतिपल हर क्षण छवि बदलती रही, सौंदर्य बदलता जा रहा है। अर्थात कि जिसने आधे घंटे भी अपने सूर्योदय को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, मैंने कहा सिर्फ मन की आंखों से नहीं, तन की आंखों और मन की आंखों दोनों से देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा। आपने कोई पर्टिकुलर आपके घर के आंगन में कोई पेड़ लगा हो, सुबह की किरणें जब उस पेड़ के ऊपर गिरती है तो वो पेड़ अलग सौंदर्य दिखता है, दोपहर में उसका अलग होता है और शाम के समय उसका दृश्य फिर अलग होता है, पर हम देख पाए तो है। आगे बढ़ा शिशु रवि, अर्थात कि वो जिससे शिशु अवस्था का जो सूर्य जो अभी अभी उदय हुआ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बदली छवि, और चारों तरफ की छवियां प्रतिपल बदल रही है, जो सौंदर्य वो प्रतिपल बदल रहा है। देखता रह गया अपलक कभी, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए, और उस क्षण क्षण बदलते सौंदर्य को देखकर, सुबह की उस दृश्य को देखकर कभी अपलक रह गया। मतलब कि कभी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अच्छा देखने में आए तो हमारी पलकें क्या होती है कि झुकती भी नहीं है। यदि बहुत भयानक दृश्य नजर आए तो आपकी जो संवेदना है आपकी आंखों को क्या करती है, बंद कर लेती है। पर वही बहुत खूबसूरत नजर आए तो आप उस दृश्य को पूरा का पूरा अपने आंखों में समाहित करना चाहते हो, इसलिए अपलक हो जाते हो। आप कभी होते हो नहीं हो तो ये मुझे पता नहीं, क्योंकि एक भीतरी सौंदर्य भी होता है, उसके लिए वो जरूरी है, वो इसे महसूस कर सकता है। बदली छवि देखता रह गया अपलक कभी, अर्थात कि सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शिशु रूप की जब सूर्य आगे बढ़ रहा है, अब प्रतिपल जो बदलती हुई छवियों को देखकर कभी क्या हो रहा है, अपलक रह गया, उसकी पलक तक में झपक रहे हैं, क्योंकि उस सौंदर्य को पूरी तरह से अपने मन के अंदर वो पी लेना चाहता है, उसे वो देख लेना चाहता है। डर था प्रतिपल, अपरूप यह जादुई आवाज, जाए न दिखे। अब कवि के मन में एक डर बैठ गया, क्योंकि देखो सौंदर्य जितनी देर तक रहे, हमें समय कम ही लगता है। जैसे बाय द वे एक उदाहरण के तौर पे, किसी गर्म तवे के ऊपर आपका हाथ रख दिया जाए तो 1 सेकंड है, वो भी आपको एक युग के बराबर होता है। पर आप किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ हो तो उसके साथ बिताए गए कई घंटे भी आपको कुछ सेकंडों के बराबर लगते हैं। समय बदला कि नहीं बदला? क्यों? क्योंकि जो चीज हमें पसंद है उस समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। इसलिए कहते हैं सुख के दिन पलक झपकते ही गुजर जाते हैं,
और कोरोना जैसे ये भयानक दिन यूं लगता है कि पहाड़ की तरह हमारे सीने के ऊपर बैठ गए और गुजर ही नहीं रहे। बात सही है। यही यहाँ पर भी कवि कह रहा है कि डर था प्रतिपल अपरूप यह जादू ये बात। अपरूप का मतलब सौंदर्यहीन। कवि यहाँ पर कह रहा है कि डर था प्रतिपल, हर पल वो डर रहा है, अपरूप यह जादुई आभा, अर्थात कि ये जो जादुई आभा है कि मन को मोहने वाला जो दृश्य है, जो सौंदर्य है, डर रहा है कि जल्दी खत्म नहीं हो जाए। मन ये कहता है कि नहीं रुक जाए। हमें भी जब कभी हम पिकनिक पे जाते हो, जिस किसी को अनुभव हुआ होगा, जैसे 4 या 5 दिन के टूर पे हम बाहर जाते हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए, जब अंतिम दिन आता है और जब हमारे घर पास में आने वाले होते हैं, हम अपने गांव लौट के आने वाले होते हैं, सबको ये लगता है कि खास समय रुक जाए, 1-2 दिन पिकनिक और लंबी चल जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि वो सिर्फ कमाल ये मन चीजों को अलग अलग महसूस करता है, उसके पीछे होता ही हमारा मन होता है। तो डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर जाए न बिखर, अर्थात कि डर रहा था कि ये जादुई आभा है, जो अप्रतिम सौंदर्य है, जो अनुपम सौंदर्य है, कहीं बिखर नहीं जाए। क्योंकि कवि मन से जानता है, जैसे जैसे ये सूर्य जो बच्चा है अभी जैसे जैसे जवान होगा, वैसे वैसा इसका प्रकाश क्या होगा, तेज पड़ता रहेगा, और जो सौंदर्य सुबह का सौंदर्य दिखाई देने मिला है वो फिर दिखाई नहीं देगा। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, अर्थात कि उषा की लाली में, उषा के सुबह के सौंदर्य में, उस लाल किरणों में, उस सिंदूरी रंग की किरणों में भले ही कनक के शिखर क्या हो चुके थे, अपने हिमगिरी के शिखर सोने की तरह चमकने लगे थे। यहाँ पर ये कह रहा है कि भले हो उठे थे निखर। इस लाइन से क्या है कि सौंदर्य उस हिमगिरी के पर्वतों में नहीं था, सौंदर्य किसमें था, सूर्य की किरणों में था। क्योंकि ये तो सनातन रूप से वो वहीं पर मौजूद है पहले से ही, परंतु वो निखरे तो किसकी वजह से निखरे, वो उस सब सूर्य की प्रथम किरणों के बाद, सिंदूर रंग की उनकी किरणों के बाद वो निखरे हैं। बस ये कि इस पूरे पैसेज में आप बिल्कुल छोटी सी कविता है, इसमें क्या है, इसका शिल्प सौंदर्य, अर्थात कि यदि कवि ने लिखा है इसका मतलब कि कवि ने उस सौंदर्य को कभी देखा जरूर होगा, देखे बिना ये काम नहीं चल सकता है। और ये जब लिख रहा है तो इसने कि इस प्रकार से रूपक, कि इसने इस प्रकार से उदाहरण दिए कि मन के किसी कोने में वो दृश्य, वो छवि बन जाती है। जिससे इस कविता को पढ़ते समय मुझे बार बार यदि याद आ रहा था तो मुझे कैलाश पर्वत याद आ रहा था, क्योंकि मैंने जिस चीज को यहाँ पर लिखा है उस चीज को मैंने पहले से क्या कर दिया है कि वीडियो के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे वो मेरे दिमाग में उस समय वो सुबह का दृश्य वो दौड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि इसमें रूपक अलंकार का इसने इस प्रकार की उपमाओं का प्रयोग उसने किया है। ठीक है, ये छोटा सा पैसेज हो गया। इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो आप कर दोगे, पर हम उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर देंगे। क्योंकि देखिए ओवरऑल भागरातों में नंबरों के पीछे ही है, क्योंकि आप कितना भी अच्छी कविता पढ़ लो सब आ जाए, पर क्वेश्चन के आंसर लिखने की शैली आपको नहीं आएगी तो फिर आपको नहीं आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो सीधे भी आपको आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे, गोरैयों के झुंड, तो गोरैया इसमें ख सही है। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में रचना कार्य करते थे, मैथिली में। मतलब ये कि अपन ने इन चीजों को पढ़ा है तो अपन को नेचुरल याद रहेगा। ये उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन किया है, प्रातःकाल। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं होने की वजह से मिट्टी क्या हुई थी, पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है, क्योंकि आसमान में बादल आए नहीं, इसलिए बिल्कुल भूरे रंग का और रात के रंग का आसमान नजर आ रहा था। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा है कि सौंदर्य कहीं खत्म नहीं हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है, हिमालय को, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 3 या 4 पाठों के प्रश्न उत्तर है। आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने शुरू कर दिए तो हिंदी में इस जिंदगी में कभी किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम क्या है कि हमेशा हमारी आदत रहती है पका पकाया खाने की, क्योंकि बनाओगे तो दुनिया भर के तो वो माथाकुटी करनी पड़ती है। लहसुन छोलो, प्याज काटो, फिर कढ़ाई में तेल रखो, फिर ये डालो वो डालो, फिर बनाओ खाओ। उसमें तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर मेहनत आज कोई करना नहीं चाहता। इसलिए हमारे पास ये जो गाइड है पासबुक से उनकी बैसाखी हम ले लिए।
2 पैर वाले अपाइजम्बर ये। यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से नॉर्मली लिख सकते हो, बस थोड़ा सोचना पड़ता है, बस सोचना ही आपकी भाषा को अभिव्यक्त करेगा। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए, ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद क्या क्या होता है, जैसे वो कविता में वापस निकालता हूँ एक बार, उस कविता को देखिए, उसका क्रम देखिए। पहले क्या था वो नहीं पूछा है। वर्षा ऋतु के बाद सबसे पहले क्या था कि बादलों के तंबू तन जाते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं से काले काले बादल ऐसे घुमड़ घुमड़ के आने लगते हैं जैसे कि किसी ने तंबू तान दिए हो। पहला परिवर्तन ये। उसके बाद जो बारिश की बूंदें ऐसे चमकती है जैसे कि किसी पावस रानी की पायल छनक रही हो। दूसरा परिवर्तन, उसके बाद इसकी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। लगातार झिंगुरों की जो सहनाई है, उनकी आवाजें सहनाई की तरह निरंतर उनकी आवाजें आती रहती है। उसके बाद मेंढक होते क्या होते हैं, उनकी भी आवाजें हमें सुनाई देनी पड़ने लगती है। और मेघों को देखकर, बादलों को देखकर जोर जोर से क्या करने लगते हैं, मोर भी अपने वो करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, चहकने लगते हैं। और उसके अलावा जो मरी हुई दूब होती है, जो सूख चुकी होती है, एक प्रकार से उनकी सिराओं में भी क्या लौट आती है, जान लौट आती है। और इस प्रकार सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लगता है जैसे कि लाव लश्कर के साथ ग्रीष्म क्या हो गया, अब विदा हो गया। ये लिखोगे कब 6-7 लाइन 8 लाइन हो जाएगी। इसको तुम लिखोगे स्पेशली कि ये जो करोगे एक 4 क्वेश्चनों को, उसका फोटो मुझे खींच के भेजोगे आप, कि मैं ये चाहता हूं कि आपने कैसे लिखा। देखिए इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से लिखोगे, जितने बच्चे लिखेंगे अपने हिसाब से, सबके उत्तर अलग अलग होंगे, भाषा की शैली अलग अलग होगी, लिखने के तरीके अलग अलग होंगे। गाइड से नकल मारोगे सबके उत्तर एक ही होंगे, और गाइड पे नकल वाले तो मैं चेक भी नहीं करता हूँ, सीधे राइट ही करता हूँ। आप जो अपना लिखोगे तो उसे पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कौन कैसे लिख रहा है, सोच रहा है। क्योंकि आपका अपनी तरफ से लिखना आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, और वो सोच बहुत मायने रखती है। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य का मतलब देखिए, एक तो इसमें कि इस कविता में, छोटी सी कविता में, इस कविता में से बहुत सारी चीजें जो कि इस कविता के सौंदर्य को बढ़ा रही है। जैसे कि अभी से गए निखर, इस कविता में इस शब्द से ये पता चलता है जैसे कि सूर्य उदय होने के पहले ही एक प्रकार से जो हिमगिरी के जो पर्वत थे निखरने के लिए जैसे कि तैयार हो रहे थे, उन्हें भी इस चीज की जल्दी थी। इसके अलावा जैसे कि इसमें शिशु रवि, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें रूपक भी है और मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि इसमें सूर्य को किस रूप में बताया है, एक शिशु के रूप में बताया है। और यहाँ पर बदली छवि इस शब्दों के रिपीटेशन के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से वो बदलता है। वो कवि ये हमें बताना चाहता है कि सुबह का जो सौंदर्य प्रतिपल क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसके बाद डर था प्रतिपल, जैसे जाए न बिखर, अर्थात कि ये जो पंक्तियां हैं वो क्या बता रही है कि उस कवि के डर को बता रही है। और इस शब्दों का, इन वाक्यों का रिपीटेशन का मतलब ये है कि कवि मन में डरा हुआ है कि सौंदर्य कहीं क्या हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। उषा की लाली में बले हो उठे थे निकर, हिमगिरी के करक शिखर, और बले हो उठे थे निकर, इसमें भी कवि सीधी बात ये बता रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कहीं कवि महसूस करता है कि उन हिमगिरी के पहाड़ों में, पर्वतों का अपना निजी सौंदर्य नहीं था, वो सिर्फ सुंदर क्यों दिख रहे थे, उषा की लाली में या सुबह की जो सूर्योदय होता है उसके सिंदूरी रंग की वजह से वो ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे थे। ये इसका क्या है, शिल्प सौंदर्य है। कल और आज कविता का मूल भाव जो हमने पढ़ा था, देखिए एक तो कल और आज कविता में जो कवि है वो क्या कर रहा है, कल आज कवि इस कविता में 2 चीजें सामने हैं। एक तो इस कविता के माध्यम से कवि है प्रकृति के अंदर होने वाले प्रतिपल जो परिवर्तनों की ओर इशारा कर रहा है। पहला तो ये आपको इस पे लिखना पड़ेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पे लिखना पड़ेगा कि जब बारिश नहीं होती है, चारों तरफ भीषण जब गर्मी होती है तो क्या क्या होता है, जैसे आसमान बदरंग सा दिखाई देता है, जो मिट्टी, खेतों की मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, पथराई हुई हो जाती है, जो मेंढक होते हैं वो अपने अपने बिलों में छिपे रहते हैं। ये सभी, इन सभी चीजों का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्णन करना पड़ेगा। और जैसे ही जब मेघ आने लगते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे तंबू की तरह वो तन गए हो और झिंगुरों की सहनाई प्रारंभ हो जाती है।
इनकी कोयल की और बोरों की इनकी कूक प्रारंभ हो जाती है, चारों तरफ खेतों में हरियाली लौटने लगती है। ये दोनों परिवर्तनों के बारे में लिखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कविता और क्या कह रही है, जो इसका बारिश के पहले का जो दृश्य है वो उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो कि जीवन में क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे हैं। ये उनके किसी कमतर होने का एहसास दिलाती है वो पंक्तियां, परंतु बाद वाली जो पंक्तियां हैं वो इशारा करती है कि जीवन बदलेगा, अंधेरी रातें खत्म होगी, उजाला फिर से आएगा। अर्थात कि दूसरी तरफ का जो स्टांजा है इसका पद्यांश से वो बताता है कि जीवन में उदासी लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, सुख तो आना ही होता है। इस प्रकार दो अलग अलग वर्ग, दो अलग अलग दुनियाओं का इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद जैसे ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, भले एग्जाम में आए नहीं आइए, मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, ये आपकी मौलिक सोच। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के रूपम दृश्य को देखकर आपका हृदय कभी की तरह प्रफुल्लित हो उठता है, अपने शब्दों में लिखिए। कई बार ये भी होता है कि प्रकृति के किसी दृश्य को देख के अचानक हमारे मुंह से निकलता वाओ, ये आप करते हो ना आपका। और लड़कियां तो बड़ी स्टाइल से शब्दों को बोलेगी, लड़कों की तो ठीक है ना, लड़कियों की तो स्टाइल अलग होती है। पर उस समय हम क्या करते हैं, आज की पीढ़ी क्या करती है, उस समय उस दृश्य का आनंद उठाने की बजाय अपने जो थोबड़े होते हैं आकृति करते हुए हम क्या करते हैं, सेल्फी लेने लग जाते हैं। वो सौंदर्य कहीं वहीं बिखर जाता है और हमारा जो हाड़ मांस का मिट्टी का बन जाओ शरीर है वो कैमरे में कैद हो जाता है और वो बेचारा रह गया। तो इसमें आपको ये किसी ऐसी जगह गए हो जहां पर आप देखकर हर हृदय में, हर व्यक्ति के मन में कवि होता है, हम जैसों का उजागर होता है, तुम जैसों का सोया रहता है। यही फर्क है, बुनियादी फर्क यही है। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वो वैसा का वैसा तुम भी सोचते होंगे, तुम्हारे मन में भी वो ख्याल आते होंगे, पर उन ख्यालों को शब्दों का रूप देने के लिए तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। वो तो बड़ी तपस्या की बात है। अब वो कितनी कर पाते हो ये मुझे देखना है। किसी ऐसी जगह पर आप गए हो जिसका दृश्य बड़ा खूबसूरत लगा और उसके बारे में आपको लिखना है, आपका कवि मन क्या कहता है, 10 पंक्तियों में लिखना है। जैसे मुझे किसी भी चीज के बारे में बता दूंगा, यदि वहां की सुंदरता वाकई मन में होती है तो जैसे कि जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं तो शमशान घाट को लूंगा, मेरे लिए सबसे अच्छा स्पॉट वही होता है। जैसे अपने शमशान घाट के पास मंदिर है, महादेव जी का मंदिर, उसके बारे में यदि लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, तो क्या हो जाओगे, 1-2 लाइनों में खत्म हो जाओगे आप। मैं स्टार्ट करूंगा कि अक्सर जब मन उदास हो जाता है तो इच्छा होती है कि किसी ऐसी जगह पे चले जाए पहाड़ों के बीच में। तो हमारे गांव में पहाड़ों के बीच में अंतिम सिरे पर एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। मंदिर की खूबसूरती इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो प्रकृति और पहाड़ों की गोद में है। एक दिन जब वहां जाने का मौका मिला बारिश के दिनों में तो देखा कि वहां से जो प्राकृतिक जो झरने थे, जो पानी था वो निरंतर बह रहा था। उस बहते हुए पानी को देखकर उसकी कलकल की आवाजें प्रसन्नता से नाचने लगा। और जब मैंने सोचा कि इस पानी का उद्गम स्थल क्या देखने के लिए थोड़ा ऊपर जाया जाए तो उस पहाड़ जहाँ से पानी उतर रहा था उसके साथ साथ जब मैं उन चट्टानों के बीच से होते हुए उस पहाड़ के ऊपर जाने लगा तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा और सामने का जो मेरे दृश्य देखा उसने मन को मोह लिया। चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जो देसी जो पेड़ उगे हुए थे, अलग अलग प्रकार के देसी फूल खिले हुए थे, चारों तरफ हरी भरी घास थी, अलग अलग पक्षियों की चहचहाने की आवाज में वहाँ बहुत बेहतर ढंग से मैं सुन सकता था या सुन सकती थी। थोड़ी ऊंचाई पर मैं और गया तो वहां से देखा कि उस शिखर पे जब मैं गया वहां से सभी आसपास के सभी गांव नजर आ रहे थे और हर गांव बिल्कुल मकान बिल्कुल माचिस की डिब्बी की तरह छोटे छोटे नजर आ रहे थे। उस समय महसूस हुआ कि जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो बाकी दुनिया हमारे लिए बहुत बोनी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। दैट्स ऑल, 10 लाइन होगी। मैंने थोड़ी देर पहले मुझे नहीं बता रहा मैं किसके बारे में बोलूंगा, पर मैं वहां पर गया हुआ हूँ, मैंने उस चीज को महसूस किया है। मैं तो मेरे बच्चों को भी वहां लेके गया हूँ पढ़ाने के लिए। फिर जो ये नहीं जो महादेव जी का मंदिर है नीचे वाला नहीं, उसके ठेठ ऊपर वाला है वहां भी गया हुआ हूँ मैं पढ़ने का। तो इस प्रकार से आपको अब आप महादेव जी के मंदिर के बारे में नहीं लिखेंगे, आप अलग अलग जगह के बारे में लिखेंगे। कहीं पर भी गए हो, हम जब पिकनिक पे भी हम शैक्षणिक भ्रमण पे भी गए थे तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना काफी। कल दूसरा पार्ट, उसके प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर इसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है।